हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं इसका सबसे पहला टॉपिक जो कि है डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज होता क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो सर्विसेज वो चीजें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंटेंजिबल का मतलब है यू कैन नॉट टच इट, यू कैन ओनली फील इट। आगे ये कह रहा है दे इंप्लाई इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर। इस लाइन का मतलब यह है कि जो भी बंदा सर्विस दे रहा है और जो बंदा सर्विस ले रहा है, इन दोनों का इंटरेक्शन होना जरूरी है, वरना सर्विस डिलीवर नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बात करूं, मैं टेलीफोन की बात करूं, तो टेलीफोन कंपनी मेरे को सर्विस देना चाह रही है और यहां पर मैं अपने फोन से सर्विस लेना चाह रहा हूं, तभी वो सर्विस डिलीवर हो पा रही है, वरना सर्विस डिलीवर ही नहीं होगी। और आपने एक और चीज जानते हो कि मैं कभी भी टेलीफोन की सर्विस को टच नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उससे होने वाले इफेक्ट को महसूस कर सकता हूं। तो ये होती है सर्विसेज। और इस चैप्टर में अपन यही देखेंगे कि किस किस तरीके की सर्विसेज की बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है और बिजनेस कहां से वो सर्विस लेते हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है नेचर ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज का नेचर क्या होता है। तो बच्चों अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो इसमें तुम्हें 5 आईज ऑफ सर्विसेज लिख के आने हैं। यानी अगर सर्विसेज के नेचर की मैं बात करूं तो सर्विसेज के नेचर में 5 आई के डेफिनेशन लिख के आनी है। अब देख लेते हैं सबसे पहला आई क्या है। सबसे पहला आई है इंटेंजिबिलिटी, यानी सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। अब अपन रीड कर लेते हैं। सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड और सीन। आप उसको ना तो टच कर सकते हो ना ही आप उसको देख सकते हो। दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर, यानी आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, आपको एक एक्सपीरियंस आता है सर्विस लेने से। द क्वालिटी कैन नॉट बी जज्ड बिफोर कंजम्पशन, सो क्रिएटिंग अ फेवरेबल एक्सपीरियंस इज वेरी वाइटल। यानी जब तक कस्टमर हमारी सर्विसेज को महसूस नहीं करेगा तब तक उसे क्वालिटी का अंदाजा नहीं लग पाता। तो इसीलिए आपको सर्विसेज देते हुए एक्सपीरियंस को बेस्ट करने की कोशिश करनी होती है। तो यह है हमारा सबसे पहला आई। और दूसरे आई की अगर मैं बात करूं जो कि है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि जो सर्विसेज होती है वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक फोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूं और वो फोन मिल नहीं रहा, लेकिन कहीं पे किसी बंदे का एक ही बार में वो फोन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो एयरटेल या रिलायंस का मैं इंटरनेट के नेटवर्क की भी बात करूं या फोन के नेटवर्क की बात करूं, तो अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई साहब मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि किसी का भी नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा। कस्टमर टू कस्टमर सर्विसेज की डिलीवरी का एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है। तो यही कह रहे हैं कि इसमें इनकंसिस्टेंसी होती है, सबके लिए सेम नहीं होता एक्सपीरियंस। सर्विसेज में वेरी विद ईच कस्टमर, यानी हर कस्टमर के साथ सर्विसेज का एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। नो स्टैंडर्डाइजेशन इज पॉसिबल इन सर्विसेज, यानी अपन जैसे प्रोडक्ट बेचते वक्त अपन को पता है पार्ले जी का पैकेट खरीदना है, तो हम पता है कि पार्ले जी का पैकेट कैसा होता है, वो वैसे ही पीछे से आएगा और हम 5 रुपए देके उसको खरीद लेंगे। पर सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। आपने कई बार रेस्टोरेंट्स में भी देखा होगा कि कई बार तो उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो जाती है, पर कई बार इतना कोई मजा नहीं आता रेस्टोरेंट में जाके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों सर्विसेज में हम कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते, वो टाइम टू टाइम वेरी होता है। आगे कह रहे हैं द प्रोवाइडर्स मस्ट एडजस्ट सर्विसेज टू मीट इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस, यानी आपको कस्टमर के हिसाब से अपने सर्विसेज में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ते हैं ताकि बंदे का एक्सपीरियंस एक नंबर जाए। तीसरा आई कौन सा है बच्चों? तीसरा आई है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब यह है कि आपको जैसे ही सर्विस प्रोड्यूस करोगे वैसे ही उसका कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे घर पे इंटरनेट आ रहा है, तो अगर इंटरनेट आ रहा है और मैं उसको यूज नहीं कर रहा तो वो इंटरनेट इनसेंसिबल है, किसी काम का नहीं है। तो यानी अगर एक तरफ से इंटरनेट आ रहा है तो दूसरी तरफ से मेरे को उसको यूज करना पड़ेगा, तभी उस इंटरनेट की सर्विस का कोई यूज है। तो कहने का मतलब यह है कि सर्विसेज जैसे ही प्रोड्यूस होती है वैसे उसको कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल ईटिंग आइसक्रीम इन रेस्टोरेंट मस्ट बी कंज्यूम्ड इमीडिएटली, यानी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके आइसक्रीम खाने जा रहे हो, आप वो एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, तो आपको हाथों हाथ आइसक्रीम खानी पड़ेगी, वरना सर्विसेज की डिलीवरी का कोई सेंस नहीं बनाएगा। आगे कह रहे हैं कस्टमर इंटरेक्शन इज ऑल्सो एसेंशियल इवन विद ऑटोमेशन, यानी आज के टाइम में ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हर कहीं पे टेक्नोलॉजी आ रही है, पर इसके बावजूद कस्टमर का तो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हमारा आ गया फोर्थ आई है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर ये बोल रहा है कि आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ स्टोर किसको कर सकते हैं? आप प्रोडक्ट रख सकते हो गोदाम में, आप कोई सा प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सी और चीज रख सकते हो गोदाम में, पर आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, आप वेयर हाउसेज में सर्विसेज को बांध के नहीं रख सकते। तो यही कह रहा है कि सर्विसेज कैन नॉट
बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, आप फ्यूचर के लिए सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। ओनली एसोसिएटेड गुड्स मे बी स्टोर्ड, यानी आप उससे रिलेटेड चीज को स्टोर कर सकते हो पर मेन सर्विस कभी स्टोर नहीं होती। डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड विद कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, यानी जैसे जैसे आप सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे उधर से कस्टमर की डिमांड आएगी, दोनों को मैच करोगे और सर्विसेज डिलीवर हो जाती है। आगे कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी का मतलब यह है कि जिस टाइम आप सर्विसेज दे रहे हो उस टाइम पे कस्टमर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, वरना सर्विसेज का कोई सेंस नहीं निकलता। तो यही कह रहा है कि कस्टमर्स पार्टिसिपेट इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, सर्विस डिलीवर करते हुए कस्टमर का होना बहुत जरूरी है। दिस अलाउज पर्सनलाइजेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स, तो इससे एक और फायदा होता है कि जो कस्टमर डिमांड कर रहा है एग्जैक्टली आप वो डिलीवर कर पाते हो। तो बच्चों अपन ने 5 आईज करे। सबसे पहली चीज इंटेंजिबिलिटी, सर्विसेज को टच नहीं कर सकते। इनकंसिस्टेंसी, हर बार एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। तीसरा कहते हैं इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी का मतलब यह है जैसे ही प्रोड्यूस किया वैसे उसका कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है। फोर्थ कह रहे हैं इन्वेंट्री, यानी आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। और फिफ्थ है इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब यह है कि कस्टमर का होना बहुत जरूरी है, वरना सर्विस डिलीवर नहीं हो पाती। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं कि कितने तरीके की सर्विसेज होती हैं। तो बच्चों सर्विसेज मेजर 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहला तो है बिजनेस सर्विसेज, दूसरा है सोशल सर्विसेज और तीसरा है पर्सनल सर्विसेज। अपन ये देखते हैं कि ये होता क्या। सबसे पहला आता है बिजनेस सर्विसेज। तो बहुत ही आसान शब्दों में बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जो बिजनेस यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस बैंकिंग को यूज करते हैं तो बैंकिंग इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस इंश्योरेंस को यूज करता है, बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन को यूज करता है, वेयर हाउस को यूज करता है, कम्युनिकेशन को यूज करता है, तो ये सारी क्या है, ये सारी बिजनेस सर्विसेज हैं। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज आर सर्विसेज यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर कंडक्टिंग देयर ऑपरेशंस इफेक्टिवली। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे ये कह रहे हैं, इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। दीज सर्विसेज असिस्ट बिजनेस इन स्मूथ फंक्शनिंग एंड हैंडलिंग देयर डे टू डे एक्टिविटीज एफिशिएंटली। तो इसका मतलब यह है कि इन सर्विसेज को यूज करने के कारण बिजनेस का काम करने का तरीका और फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब अपन देखते हैं बच्चों सोशल सर्विसेज क्या होती हैं। तो सोशल सर्विसेज की भी बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि ऐसी सर्विसेज जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए की जाती है उसे सोशल सर्विस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मान लो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है या हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है गरीब लोगों को, तो ये कौन सी सर्विस है? सोशल सर्विस है। कोई ट्रीज का प्लांटेशन कर रहा है, कोई पेड़ उगा रहा है, तो ये कौन सी सर्विस है? सोशल सर्विसेज है। तो इसको अपन रीड करते हैं। ये कह रहा है सोशल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल टारगेट्स के लिए सोशल सर्विसेज होती हैं। दे आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरीली। वॉलंटरीली यानी इसके अंदर ना प्रॉफिट कमाने का मुद्दा नहीं होता, इसके अंदर अपनी इच्छा से लोग ये काम करते हैं, तो ये वॉलंटरीली होता है। थ्रू अ नॉमिनल फीस, दो अ नॉमिनल फीस में भी चार्ज टू कवर कॉस्ट, यानी पर कई बार 10 रुपया या 20 रुपया ऐसा चार्ज कर लिया ताकि बस खर्चा निकल जाए, पर प्रॉफिट कमाना इसका मकसद नहीं होता। आगे कह रहे हैं इसके एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल एनजीओ और गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ सर्विसेज और हेल्थ केयर प्रोग्राम्स फ्री के अंदर चलाते हैं, तो कौन सी सर्विस है? वो सोशल सर्विस है। अब तीसरा आया हमारी पर्सनल सर्विसेज। तो बच्चों पर्सनल सर्विसेज कौन सी होती है? जो आप और मुझ जैसे लोग करते हैं, जो आप और मुझ जैसे लोग जो सी सर्विसेज को यूज करते हैं उसे पर्सनल सर्विसेज बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि दीज आर सर्विसेज विच आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी मेरी खुद की इच्छा के बेसिस पे जो सी सर्विसेज हो रही है वो पर्सनल सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टूरिज्म की, मैं कहीं घूमने गया, मेरी इच्छा के हिसाब से मैं घूमने गया, तो ये पर्सनल सर्विसेज है। आगे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मान लो मैं किसी वाटर पार्क में गया, ये पर्सनल सर्विसेज है। मान लो मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, ये भी पर्सनल सर्विसेज है। आगे बोल रहे हैं दे आर हाईली वेरिएबल एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन एंड द प्रोवाइडर, यानी ये वेरी बहुत होती है, यानी आपको हो सकता है किसी तरीके से कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद हो, किस तरीके के सर्विसेज हो, पर मान लो मेरे को थड़ी पे खाना पसंद है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको हो सकता है अलग तरीके की सर्विस चाहिए हो, मेरे को सेम फूड के अंदर हो सकता है अलग तरीके से खाना खाना पसंद हो। कहने का मतलब यह है कि पर्सनल सर्विसेज के अंदर ना वेरिएशन बहुत आता है, क्योंकि कस्टमर ना नखड़े बहुत मारता है, और क्योंकि वो नखड़े मारता है तो करके इन सब सर्विसेज के डिलीवरी के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो बच्चों यहां पर अपना हमने क्या कर लिया, हमने सर्विसेज की डेफिनेशन कर ली, हमने टाइप्स ऑफ सर्विसेज कर लिया। अब अपन आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है बैंकिंग। तो बच्चों बैंकिंग की डेफिनेशन भी बहुत आसान है। बैंकिंग की डेफिनेशन यह बोलता है कि बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों से पैसा लेता है और जिसको पैसे की जरूरत है उसे उधार पर पैसा देता है। सिंपल सी बात है, यह बैंक की डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन अपन रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज, यानी इंडियन कानून के हिसाब से, अब बैंकिंग कंपनी इज वन दैट, एक बैंक वो होता है
विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो आम जनता से पैसा एक्सेप्ट कर रहा है। यूज दिस डिपॉजिट फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी आगे लोगों को उधार पे ये पैसा देता है। डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन डिमांड एज पर द एग्रीड टर्म्स, यानी कई बार अगर कोई सा बंदा डिमांड करे कि भाई साहब बैंक मैंने आपको पैसा दे रखा है, मेरे को पैसा वापस दो, तो बैंक को पैसा वापस भी देना पड़ता है। सो मनी कैन बी विड्रॉन यूजिंग चेक, ड्राफ्ट या ऑर्डर के थ्रू। जो आम जनता है जिसने बैंक में पैसा जमा कराया है वो पैसा निकाल भी सकती है। तो बैंक की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, वो हमने डन कर लिया। अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के बैंक होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बैंक अगर आपके पास टॉपिक आ जाए तो बैंक कितने तरीके के होते हैं बच्चों, याद रखना 4 तरीके के बैंक होते हैं। सबसे पहला होता है कॉमर्शियल बैंक, दूसरा होता है कॉर्पोरेटिव बैंक, तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड बैंक और चौथा होता है सेंट्रल बैंक। एक बार बिल्कुल आसान शब्दों में इन चारों को डिफाइन कर देता हूं, फिर अपन आगे इनको पढ़ेंगे। तो बच्चों कॉमर्शियल बैंक तो वो होता है जो कि ना प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक के अंदर बैंकिंग की सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए बैंकिंग की सर्विस दे रहा है। अगर इसका ओनर सरकार है, यानी गवर्नमेंट अगर इसको ओन करती है तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। लेकिन अगर प्राइवेट लोग इसको ओन करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, तो ये प्राइवेट बैंक हो गया। लेकिन अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं तो एसबीआई की ओनरशिप सरकार के पास है, तो ये कौन सा बैंक हो गया, ये पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक हो गया। अब सर कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो अपने मेंबर्स को, यानी जो भी इसके सदस्य हैं उनको बड़े सस्ते नॉमिनल रेट्स पे ब्याज पे पैसा दे देता है, तो इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं। आगे बोल रहा है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक्स वो होते हैं जो किसी खास मकसद से बनाए जाते हैं, उनको हम स्पेशलाइज्ड बैंक्स बोलते हैं। और चौथा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब ये है कि जो सारे बैंक हैं इन इंडिया के अंदर, जितने भी बैंक है उनके ऊपर जो इनको गवर्न करेगा, जो इनके टॉप पे बैठेगा, उसे सेंट्रल बैंक बोलते हैं। और सेंट्रल बैंक को ही हम ये बोलते हैं कि ये सरकार का बैंक होता है, यानी गवर्नमेंट का बैंक होता है। जैसे आपका और मेरा बैंक हो सकता है आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, पर सरकार का कौन सा बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक इंडिया में कौन सा है बच्चों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो अब अपन शुरू करते हैं सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक के अंदर ये बोल रहा है दीज बैंक्स डील इन मनी, डायरेक्टली इन मनी, पैसे के अंदर लेन देन करते हैं। इनके ऊपर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता है। और ये क्या करते हैं, ये आम जनता से पैसा लेते हैं और उधार पर पैसा आगे दे देते हैं। हमारे इंडिया में 2 तरीके का कॉमर्शियल बैंक होता है। सबसे पहले तो है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसके अंदर मेजॉरिटी सरकार के पास होती है ओनरशिप की। वहीं पे अगर अपन प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो इसका ओनरशिप और मैनेजमेंट कौन देखता है, प्राइवेट लोग देखते हैं, ठीक है, यानी सरकार के पास इसकी ओनरशिप नहीं होती। अब अपन देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं बच्चों। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, इनके ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लगता है, यानी इन्होंने खुद को रजिस्टर करवा रखा होता है एज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि क्या करते हैं, जितने भी इसके मेंबर्स हैं ना उनको बड़े सस्ते ही ब्याज पे लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका सबसे मेजर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे विलेजेस का एरिया, जो रूरल एरिया है, वहाँ पे बैंकिंग की इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं है, तो ऐसी जगहों पे बड़े नॉमिनल रेट्स के अंदर किसानों को लोन दे देना, ऐसा करके लोन प्रोवाइड करता है। और खास करके ये देखा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आगे हम देख लेते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स। तो स्पेशलाइज्ड बैंक्स के अंदर क्या होता है, किसी स्पेशल नीड के लिए खोले जाते हैं, कोई खास कारण होता है इनको खोलने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेन एक्सचेंज बैंक, नाम से पता लग रहा है फॉरेन एक्सचेंज बैंक क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को हैंडल करता है इंडिया के अंदर। आगे इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक क्या करता है, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में मदद करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो उसको पैसा कितना चाहिए, उसको 1000-2000 करोड़ रुपए चाहिए। तो देखा गया है कि आमतौर पे कहां पे जाती है, वो इंडस्ट्रियल बैंक्स के पास जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम इनको लोन पे मिल जाती है बिजनेसेस को। आगे बोला डेवलपमेंटल बैंक। डेवलपमेंटल बैंक क्या करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। जहां पर भी डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां पे पैसा कौन देगा, यहां पे डेवलपमेंटल बैंक पैसा देते हैं। आगे कह रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड को काफी ज्यादा मदद करते हैं। फॉरेन ट्रेड के जैसे मान लो कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को पैसा चाहिए तो वो कहां पे जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से पैसा लेता है, क्योंकि थोड़े से काफी सस्ते रेट पे इनको लोन मिल जाता है। तो हमने ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स भी कर लिया। आगे हमारा आ गया सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में क्या लिखा हुआ है, अ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स, यानी जितने भी कॉमर्शियल बैंक किसी भी कंट्री के अंदर है उनके ऊपर निगरानी रखने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। आगे कह रहे हैं इट ऑल्सो फंक्शंस एज गवर्नमेंट का बैंकर, यानी सरकार का बैंकर कौन है,
सरकार का बैंक सेंट्रल बैंक ही होता है, और इंडिया में वो कौन है? आरबीआई। आगे कह रहे हैं इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसीज, यानी किसी भी कंट्री के अंदर क्या पॉलिसीज रहेंगी बैंक्स की, उनको क्या इंटरेस्ट रेट पे लोन देना पड़ेगा, ये सारी पॉलिसीज कौन बनाते हैं? सेंट्रल बैंक। और बिल्कुल आखिरी में लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक है। तो बच्चों ये हमारा होता है पार्ट नंबर फर्स्ट खत्म। सेकंड पार्ट के अंदर हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और आगे का प्रोसेस जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करना शुरू कर देंगे एक एक पार्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक बाय।